तो ये रहा CAA से रिलेटेड सारे फैक्ट्स। आई थिंक कुछ ना कुछ नया आपको जानने को मिला होगा, और आप जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशन देंगे उसके अंदर इसके बहुत सारे पॉइंट्स आपको काम आएंगे, ऐसा उम्मीद है मुझे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। CAA लागू हो गया, सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 2019 के मैनिफेस्टो में जो था वो अभी लागू कर दिया गया है। जब सरकार से पूछा गया कि भैया इतना लेट से क्यों लागू किए, तो कोविड के कारण। बट जैसा कि हम और आप जानते हैं इलेक्शन नजदीक है, तो कहीं ना कहीं इलेक्शन का इसके ऊपर एक इंपैक्ट है। खैर, हम लोग बात करेंगे CAA और उससे जुड़े सारे वो फैक्ट्स, सारी वो चीजें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या आपको जानना चाहिए। सबसे पहले CAA का फुल फॉर्म क्या है। हिंदी की अगर बात करें तो इसे कहते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो सबसे पहले फुल फॉर्म अमेंडमेंट एक्ट। अब दूसरा, ये CAA क्या है, व्हाट इज CAA। देखो, CAA के अंदर भारत के 3 पड़ोसी देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, 3 पड़ोसी देश और 6 धर्म, 6 अलग अलग रिलीजन है। हिंदू, मुस्लिम नहीं आएगा, सिख भूल जाएंगे, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई, ठीक है ना। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, 6 है। तो 6 जो माइनॉरिटी है इन तीन कंट्री में, वो यहां पे इसके तहत आ सकते हैं। इवन जो आ चुके हैं, आ सकते हैं नहीं, जो आ चुके हैं और इलीगल तरीके से यहां रह रहे हैं, उनको नागरिकता दिया जाने वाला प्रोविजन यहां पे किया गया है। अब फैक्ट क्या है, कुछ की फैक्ट्स हम लोग इसका देख लेते हैं। की फैक्ट्स को अगर आप देखो तो इसको लेकर इसको कब लागू किया गया, तो 11 मार्च 2024 को, यानी अभी मंडे को 11 मार्च को लागू किया गया। नोटिफिकेशन डाल के अधिसूचना एक जारी की गई है, नोटिफिकेशन जारी किया गया। देख, दूसरी तरफ ये कब पारित हुआ था, 9 अगस्त 2019 को, 9 अगस्त 2029 को ये लोकसभा में डाला गया था। उसी दिन लोकसभा में पास हो गया। उसके 2 दिन के बाद यानी 11 तारीख को राज्यसभा से पास हुआ, और राष्ट्रपति ने 10 और कब 11 तारीख को जो राज्यसभा से पास हुआ, तो 11 दिसंबर 2019 है। लेकिन राष्ट्रपति की परमिशन मिलती है 10 जनवरी 2020 को 2020 के 10 जनवरी को परमिशन मिलती है। सरकार का कहना है कोविड आ गया था, इसी कारण हमने इसको लागू नहीं किया। अब ये जो आप देख रहे हो, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, भारतीय उपमहाद्वीप है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में किसको किसको मौका मिला है, ये अफगानिस्तान है, इसको मौका मिला है, ये पाकिस्तान है, यहां से लोग आ सकते हैं, और ये बांग्लादेश से आ सकते हैं। श्रीलंका से नहीं आएंगे, नेपाल से नहीं आएंगे, चाइना से नहीं आएंगे, म्यांमार से नहीं आएंगे, ये सब नहीं आएंगे। केवल अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो माइनॉरिटी 6 रिलीजन है, 6 रिलीजन है, वही 6 रिलीजन आएंगे। और ये 6 रिलीजन हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और क्रिश्चियन, इतना ही है ना। बस इनके आने का प्रोविजन किया गया। एक एक करके आइए देखते हैं हम लोग। और इनके आने का आधार क्या, आपको पता है, आप लोगों में से जानना चाहिए आप लोगों को भी, कि अगर किसी को अमेरिका में सिटीजनशिप लेना है, डोंकी मूवी देखा था, वो एक्चुअली में हकीकत है। डोंकी जो मूवी आपने देखी थी ना, अगर आप अमेरिका में इलीगल तरीके से चले गए और वहां बोलोगे कि हमें अपने देश से खतरा है, हम वहां जाएंगे तो मारे जा सकते हैं, फलाना ढिमाका, तो आपको नागरिकता अमेरिका में मिल जाएगी। कुछ आपसे एविडेंस मांगा जाएगा, आप वो दोगे, आपको मिल जाएगा। यही काम इंडिया ने किया है। इंडिया ने इन 3 देशों से आए जो माइनॉरिटी है, लेकिन इंडिया ने सबके लिए नहीं किया, मुस्लिम के लिए नहीं किया, क्योंकि वह मुस्लिम माइनॉरिटी नहीं है। तो माइनॉरिटी को अगर कोई दिक्कत हुई है और वो अगर इंडिया आ गए हैं इलीगल तरीके से, तो उसको कानूनी तरीके से भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। यहां इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स हैं, उसको आपको समझाएंगे, जो बहुत जरूरी है, जिससे पॉलिटी के अंदर सवाल भी आ सकता है। तो उसको कहते हैं, तो ये केवल उन्हीं के लिए जिनको एक्सप्लाइटेशन, जो एक्सप्लाइट हुए हैं, और जो ये बात यहां आके बोलेंगे नहीं भैया हमको बड़ा कष्ट है वहां पे, हम वहां नहीं रहना चाहते, उन्हीं को नागरिकता मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगा। हमारे यहां जो सिटीजनशिप को लेकर बात है, वो सिटीजनशिप को लेकर प्रोविजन किसमें है, तो 1955 का जो सिटीजनशिप एक्ट है, उसके अंदर हम सिटीजनशिप की बात करते हैं। देखिए,
इस सिटीजनशिप एक्ट में लिखा गया है कि जो इलीगल माइग्रेंट है, जो इलीगल तरीके से हमारे यहां आते हैं, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनको भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। ये किस में लिखा है? 1955 में। ये इलीगल आने का मतलब क्या होता है? किसको कहेंगे कि अवैध प्रवासी है? यानी वो जो डंकी की तरह, जैसे मूवी डंकी का देखा था ना आपने, शाहरुख खान वाला, इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस कर गया, या सीमा हैदर जो भी आई हैं, तो वो इलीगल तरीके से आई हैं, तो इलीगल तरीके से आई हैं तो उनको भगाने का प्रोविजन है। तो जो भी है, इस तरह के लोग बिना वीजा, पासपोर्ट या लीगल अथॉरिटी के अगर इंडिया आ जाते हैं, या एक और है, या मान लो उनको वीजा दिया गया 6 महीने के लिए, वो 5 साल से यहीं पे हैं, या इलीगल तरीके से वीजा एक्सटेंशन या जो परमिशन है उसके बियॉन्ड अगर रहते हैं, तो फिर उसको रोका जाता है, वो अवैध प्रवासी माना जाता है, अवैध प्रवासी माना जाता है, इलीगल माइग्रेंट माना जाता है। ठीक है, उसको अवैध प्रवासी कहते हैं। अब यहां पे आपको 2 चीज ध्यान रखनी है जो इस में पूछा जा सकता है आपसे और आपको जानना चाहिए। वो ये है, देखो इलीगल इमिग्रेशन के लिए, यहां ठीक से देखिए, इलीगल इमिग्रेशन के लिए यहां पे एक फॉरेनर एक्ट 1946 है और पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920 है। तो 1946, 1946 और 1920 के अंदर कुछ प्रोविजन किए गए हैं। इसी प्रोविजन को अभी जब सीए लागू किया गया तो उसको रोका गया है कुछ लोगों के लिए, उसके प्रोविजन को हटाया गया है। ये विदेशी अधिनियम 1946 यानी फॉरेन एक्ट 1946 एंड पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920 क्या कहता है? ये केंद्र सरकार को, यानी जो सेंट्रल की सरकार है, उसको जो विदेशी हमारे यहां आ जाते हैं उसको यहां से हटाने का, डिपोर्ट करने का और यहां से उनको मतलब फिर देश दोबारा भेजने का अधिकार देता है। ठीक है, ये अधिकार इनको दिया जाता है कि आप उसको यहां से बाहर निकाल दीजिए जो इलीगल तरीके से यहां पे आए हैं। एक और चीज है, इसी में ये क्या बता रहा है, 1946 और 1920 क्या दे रहा है केंद्र सरकार को कि कोई इलीगल तरीके से हमारे यहां अवैध तरीके से आ गया तो उसको आप बाहर भेज दीजिए, आपके पास वो अथॉरिटी है। 2015 और 16 में केंद्र सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया उसके अंदर कुछ लोगों को, जिसमें ये 6 कम्युनिटी आएगी, रिलीजन कम्युनिटी, उसके लिए 1946 और 1920 के जो प्रोविजन है उसको उससे छूट दी गई है। समझ में आ रहा है? जो 1946 का फॉरेन एक्ट है और 1920 का जो पासपोर्ट एक्ट है, यानी इसको अगर कोई मतलब ये सारे जो रूल्स हैं इसको अगर कोई बाईपास करके आता है तो सरकार के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है उसको भेज देने का, जेल में डाल देने का, जो भी कुछ भी वो कर सकते हैं। कई बार देखते नहीं हो कि मूवीज में आपने देखा होगा कि कोई विदेश गया और वहां पे उसका पासपोर्ट या समथिंग नहीं मिल रहा, डोंकी में ही पासपोर्ट नहीं मिल रहा, तो पता चला अच्छा वो इंडिया का था तो उसको उठा के इंडिया भेज दिया गया, फ्लाइट में बैठा गया। तो कई बार ऐसा होता है, वो काम करने की अथॉरिटी इंडिया को भी है इसी एक्ट के तहत 1946 और 1920। लेकिन इन्होंने क्या कहा, नहीं भैया, इन 3 कंट्री से जो ये 6 धर्म वाले लोग आएंगे उस पे ये 1946 और 1920 लागू नहीं होगा। क्लियर? अब आगे चलिए। अब सवाल है कि कब तक, किस समय तक के लोग पे ये लागू नहीं होगा। तो ये देखो यहां पे क्लियर लिखा है 31 दिसंबर 2014, यानी 31 दिसंबर 2014 या उसके पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, यदि ये 6 लोग इन 3 कंट्री से आए हैं 31 दिसंबर 2014 तक या उसके पहले इलीगल तरीके से आए हैं, उनको हम नागरिकता दे देंगे। उसके बाद आएंगे तो नहीं मिलेगा, उसके पहले अगर आप आए हो तब मिलेगा। अब तो सीए लागू हो गया, तो अब जिसको आना है अप्लाई करके आ जाए लीगल तरीके से, अब तो जरूरत ही नहीं लीगल तरीके से आने की। समझ में आ रहा है? अब आराम से आ जाएंगे ये। अब देखो आगे किसकी नागरिकता समाप्त होगी। बहुत ही हल्ला हंगामा है कि भाई सीए आ जाएगा तो नागरिकता समाप्त हो जाएगी। सीएए किसी न किसी को सिटीजनशिप देने की बात करता है, नागरिकता किसी की नहीं जा रही। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम की नागरिकता चली जाएगी। अब कुछ है अलग अलग तरीके से अफवाह फैला देते हैं तो कुछ कम्युनिटी डर जाती है। तो सीएए से किसी की नागरिकता नहीं जा रही है,
बल्कि उन 3 कंट्री के माइनॉरिटी जो 6 हैं उनको नागरिकता दी जा रही है। क्लियर? अब यहां पर समझना है आपको, आपके सब्जेक्ट के साथ ये रिलेट करेगा और आपसे सवाल पूछा जा सकता है। सवाल देखिए, क्वेश्चन यहां देखिए, हमारे संविधान के अंदर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 किससे रिलेटेड है? सिटीजनशिप से ना। उसके अंदर आर्टिकल 5 to 11 में क्या प्रोविजन किया गया है? 5 to 11 में क्या प्रोविजन है? सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजन है। इसमें एक टोटल 5 बेस पे, 5 आधार पे, यानी जन्म से, वंश से, रजिस्ट्रेशन से, देशीयकरण यानी नेचुरलाइजेशन और प्राकृतिक निगमन यानी ये जो नेचुरलाइजेशन देख रहे हो ना, नेचुरलाइजेशन, अब भी इसी पे सारा खेल होना है। अब फिर से देखिए, जन्म पहला, वंश दूसरा, रजिस्ट्रेशन तीसरा, नेचुरलाइजेशन चौथा और प्रादेशिक निगमन ये छोटा छोटा। बाय बर्थ नागरिकता मिलती है, जन्म के आधार पे नागरिकता मिलती है, यानी वंश के आधार पे भी नागरिकता मिलती है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करोगे तब भी मिल जाएगा, देशीयकरण से भी मिलता है और प्रादेशिक निगमन। तो अभी हम प्रादेशिक निगमन पहले बात कर लेते हैं क्योंकि ये इसमें डिस्कस नहीं होगा। प्रादेशिक निगमन का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा नया एरिया जिसको भारत सरकार एक्वायर कर ले, जैसे बांग्लादेश के साथ अभी लैंड बाउंड्री एक्सचेंज किया गया था। वो जब एग्रीमेंट हुआ तो हमारे कुछ हिस्सा बांग्लादेश को चला गया और बांग्लादेश से कुछ हिस्सा हमारे पास चला आया। ऐसा कोई भी नया एरिया यदि इंडियन टेरिटरी में एक्वायर किया जाता है तो उसके लोग अपने आप भारत के नागरिक हो जाएंगे, सीधा जाएंगे इलेक्शन कमीशन के लोग और उनको सिटीजनशिप बांट दिया जाएगा। उनको कुछ नहीं करना, कोई फॉर्म नहीं भरना, कुछ नहीं करना। वो जैसे ही कोई लैंड इंडिया का होगा, उस लैंड पे रहने वाला घर, उस लैंड पे रहने वाले लोग, तो जो लोग उस पे रहते हैं वो इंडियन हो जाएंगे। जमीन का टुकड़ा इंडियन, वो हो गए इंडियन। उनको बस वोटर आईडी पकड़ा देना है, आधार कार्ड पकड़ा देना है। अब जो यहां गेम खेला जा रहा है, पहले अभी इसको देख लीजिए कि इसके सिटीजनशिप के लिए भारतीय नागरिकता अधिनियम लाया गया, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट लाया गया 1955। अभी तक 6 बार इसका अमेंड किया गया है, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019, जब ये सब ड्रामा चल रहा था उस समय किया गया था। अब इसमें जो आर्टिकल 11 है वो क्या कहता है? आर्टिकल 11 कहता है कि सिटीजनशिप से रिलेटेड कुछ भी अगर होगा ना तो वो राइट सिर्फ पार्लियामेंट को है। सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी नियम बनाने का अधिकार, कुछ भी करने का अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट को है। तो कई बार एनआरसी को लेकर कई सारे स्टेट ने बिल पास कर दिया तो उनके ऑथोरिटी में है ही नहीं, वो केवल और केवल आर्टिकल 11 से पार्लियामेंट को दिया गया है और किसी को नहीं दिया गया है। इतना हो गया। अब देखिए आगे, अब नेचुरलाइजेशन को समझो। देशीयकरण क्या होता है? देखिए, देशीयकरण के लिए कुछ तो प्रोविजन है, लेकिन देशीयकरण एक ऐसा हथियार है जिसके कारण सरकार, अगर हमारी सरकार देशीयकरण, जिसको नेचुरलाइजेशन इंग्लिश में कहते हैं, इसका अगर यूज करना चाहे तो जितने भी नियम हैं उन सब नियम को ताक पे रख के साइड हटाओ, वो किसी को भी नागरिकता सरकार दे सकती है। जैसे मान लो कि आज मैं क्लास में बोलता रहता हूं, मान लीजिए आज के डेट में मार्क जुकरबर्ग कहे कि हम भारत का नागरिकता लेंगे, तो भारत के लिए तो सम्मान की बात है ना, मार्क जुकरबर्ग भारत का नागरिकता ले रहे हैं। बिल गेट्स बोले कि हम भारत का नागरिक बनेंगे तो तुरंत मोदी जी कहेंगे अरे आइए आइए, खुला हुआ है दरवाजा। तो वो दरवाजा कैसे खुलेगा? नेचुरलाइजेशन प्रोसेस से। नेचुरलाइजेशन के द्वारा सरकार अगर चाहे तो सारे रूल्स को साइड करके डायरेक्ट किसी को सिटीजनशिप दे सकता है। और ध्यान रखिएगा, इस सीएए के अंदर इसी नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के अंदर अमेंडमेंट किया गया है। तो आपसे सवाल पूछेगा कि जो नागरिकता संशोधन अधिनियम आया है उसके तहत जो इन 6 लोगों को सिटीजनशिप दिया जा रहा है, तो उसमें किसके तहत, क्या जन्म, वंश, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन किसके तहत दिया जा रहा है? तो आंसर होगा नेचुरलाइजेशन। अब प्रोसेस को देखो, यहां पे क्या है? प्रोसेस यहां पे है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जो नेचुरलाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति को नागरिकता दी जा सकती है। शर्त, कंडीशन क्या है? जब वो नेचुरलाइजेशन से उनको अगर सिटीजनशिप चाहिए, अगर नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप चाहिए, तो जब वो उसके लिए अप्लाई करेंगे उसके पहले, ठीक उस अप्लाई करने से 12 महीने तक पहले तक वो इंडिया में रहे, पहला कंडीशन। और पिछले 14 सालों में कम से कम 11 साल वो इंडिया में रहे। दो, मान लो आज नेशनलाइजेशन के तहत उनको सिटीजनशिप चाहिए, उन्होंने अप्लाई किया, तो अभी से पिछले 12 महीने तक वो इंडिया में रह रहे हो। और दूसरा, इस पूरे अभी से लेके पिछले 14 साल के अंदर में वो 11 साल इंडिया में रहे हो, तब माना जाएगा कि वो इंडिया में रहने चाहते हैं। नहीं तो लगेगा कि ऐसे ही फर्जी है ले रहा आदमी। अब यहां पर क्या हुआ, 11 साल का कंडीशन है ना, इसको कम कर दिया गया है।
यही जो ये कानून है, इसने इस नेचुरलाइजेशन में इन 6 रिलीजन वालों के लिए, उन 3 देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के 6 रिलीजन वालों के लिए ये जो 11 साल का क्राइटेरिया, इसको घटा के 5 साल कर दिया। समझ में आ गया? 11 साल के क्राइटेरिया को घटा के 5 साल का कर दिया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। क्या भारत में जब संविधान लागू हो रहा था उसके पहले क्या भारत में सिटीजनशिप का से रिलेटेड कोई नियम था? तो देखिए यहां फैक्ट ये है कि भारत के आजादी के टाइम में तो था, लेकिन 1948 में समाप्त हो गया। दरअसल ब्रिटिश सिटीजनशिप कानून था, वो 1914 में आया था, वो 1948 में समाप्त हो गया। तो उस बीच में 1940 से लेकर 1950 तक संविधान बनने तक कोई हमारे पास सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉ नहीं था। हाँ, संविधान जब बना तब नागरिकता से संबंधित प्रोविजन आया, लेकिन संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन 26 नवंबर 1949 को ही, 1949 को ही सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजन को लागू कर दिया गया था। अब सवाल है आपके मन में, सीएए के लिए आवेदन कैसे किया जाएगा? सीएए के लिए सरकार ने एक पोर्टल बनाया है जिसका नाम है सीएए पोर्टल। जल्दी ही ऐप भी आ जाएगा, ऐप अभी नहीं आया, आ जाएगा। तो उस पर कोई भी जिनको लेना है वो जाके अपना सारा इंफॉर्मेशन देंगे और बताएंगे कि हम कब आए थे इंडिया में। ठीक है, सिर्फ इतना बताना है कब आए थे इंडिया में। वो जब ये बात बता देंगे तो उनसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है, वो बता देंगे हम इस टाइम में इंडिया में लीगल तरीके से आए थे। अगर वो बता देंगे तो वहां पे जो भी लोकल अथॉरिटी है वो वेरीफाई करेंगे और उनको सिटीजनशिप दे दिया जाएगा, नागरिकता दे दी जाएगी और फास्ट ट्रैक आधार पे उनको नागरिकता दी जाएगी, जल्दी दिया जाएगा। सीएए के लिए आवेदन जिनको करना है, प्रोविजन हमने पहले बताया कि नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के अंदर जो पिछले 14 साल में 11 साल का कंपलसरी था, उसको कम करके कुछ मामलों में 11 साल से घटा के 5 साल कर दिया है। तो 5 साल भी अगर ये रह रहे हैं तो फिर इनको ये कर सकते हैं। अब यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिए, कहां कहां सिटीजनशिप भारत के किस इलाके में लागू नहीं होगा। तो सिटीजनशिप भारत के 2 महत्वपूर्ण इलाकों में लागू नहीं होगा। एक पहला 6th शेड्यूल वाले इलाके और दूसरा जहां इनर लाइन परमिट चलता है। 6th शेड्यूल वाले इलाके में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में नहीं लागू होगा। उसमें कार्बी आंगलोंग असम, गारो हिल मेघालय, चकमा जिला मिजोरम और त्रिपुरा का जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है गारो हिल मेघालय में सिर्फ गारो को लिया गया, खासी जयंतिया को नहीं लिया गया। कार्बी आंगलोंग को लिया गया असम में, चकमा मिजोरम में और त्रिपुरा का जो ट्राइबल बेल्ट है वहां ये लागू नहीं होगा। पहला। दूसरा, जहां इनर लाइन परमिट की सुविधा है, जहां इनर लाइन परमिट पहले से बनता है। इनर लाइन परमिट क्या होता है? इनर लाइन परमिट एक ऐसा परमिट होता है, किसी को भी अगर बाहर का आउटसाइडर को उसके अंदर जाना है तो उनको परमिशन लेना होता है, वहां अलाउ किया जाता है आप इतने दिन तक जा सकते हैं। ये डूज एंड डोंट्स हैं जो आपको करने हैं या नहीं करने हैं। तो एक स्पेशल अथॉरिटी के परमिशन के बाद कुछ सर्टेन टाइम के लिए लोग उसके अंदर जाते हैं। और इसके साथ बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत जो ILP यानी वही इनर लाइन परमिट का एरिया आता है, उसके अंदर इसको छूट दिया गया है। छूट देने का कारण क्या है? छूट देने के 2 कारण है। पहला, आदिवासी डेंस पॉपुलेशन जहां भी है उनका जो कल्चर, उनका जो कस्टम, उनका जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब ना हो जाए, इसलिए ये काम किया गया है। और ILP इनर लाइन परमिट में पहले से ही इस तरह के काम नहीं करने को लेकर रूल्स है, यानी पहले से बाहरी लोगों को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, तो उस जगह पे ये लागू नहीं होगा। अब सवाल है कि इतनी देर क्यों हो गई भाई? तो देर होने का कारण सरकार के द्वारा बताया जा रहा है कोविड, क्योंकि कोविड और 2019 के मैनिफेस्टो में ही बताया गया था हम इसको लागू करेंगे। होते होते 2024 में सेम सरकार का तो वही ईयर चल रहा है, एक ही सरकार है 2019 से 24 के बीच में। जो सरकार जाते जाते अपने इस वादे को पूरा कर रही है, लेकिन इलेक्शन नजदीक है तो इलेक्शन को भी ध्यान में रखा गया है, क्योंकि गवर्नमेंट है तो स्ट्रैटेजी तो उनका भी अपना होता है। तो इलेक्शन नजदीक आ गया है तो उसके कारण इसको अभी यहां पे लागू किया गया है। तो ये रहा CAA से रिलेटेड सारे फैक्ट्स। आई थिंक कुछ ना कुछ नया आपको जानने को मिला होगा, और आप जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशन देंगे उसके अंदर इसके बहुत सारे पॉइंट्स आपको काम आएंगे, ऐसा उम्मीद है मुझे। मिलते हैं अगले वीडियो में।